अस्सलाम वालेकुम तकदीस। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? तकदीस, यू देयर? हेलो। नॉट लिसन यू तकदीस, आवाज आ रही है बेटा तुम्हें? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? यस, मुझे आ रही है आवाज़। ओके, जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हेलो लाइबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? तो कल आपका रिजल्ट था, क्या बना भाई रिजल्ट का? अच्छा लाइबा, यू आर फ्रॉम विच स्कूल मैं आपने तो वहाँ बताया था? प्राइवेट। 10, कौन से स्कूल से आप? बीकन लाइट? नहीं, मैं आई एम फ्रॉम निकल लाइट। Who is from Beacon Light? Tagdees. यस, Okay, and what about you, Laiba? Just forgot. आई एम अ प्राइवेट स्टूडेंट। अच्छा, प्राइवेट स्टूडेंट तो प्राइवेट कैंडिडेट्स तो हमारे पास, हाँ ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। तकदीस, तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना बेटा? यस, मेरा रिजल्ट तो 20 23rd को सेकेंड, आएगा। 23 अगस्त को, सही सही। जी। ठीक है, वेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट तकदीस, इसलिए कि थैंक यू। कल हम लोग एक रिजल्ट के एक बहुत ही हैक्टिक डे से गुजरे हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए अबव एवरेज था उनका रिजल्ट, उनकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड बहुत ज़बरदस्त रहा। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके लिए उनकी एक्सपेक्टेशंस के बहुत बिलो था रिजल्ट, ना बहुत बिलो एक्सपेक्टेशन, बहुत बिलो एवरेज उनका रिजल्ट आया, जबकि थ्रू आउट द ईयर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो उनके लिए ज़ाहिर बात है काफ़ी शॉकिंग था, तो हमारे लिए भी एज वेल एज हमारे लिए भी बहुत समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग रिजल्ट था। वेल, क्या कह सकते हैं कि ये टाइम पीरियड ही ऐसा है जिसमें जब अनसर्टेन सिचुएशन होती है तो अनसर्टेन कंडीशंस के अंदर अनसर्टेन रिजल्ट्स मिलते हैं। उन रिजल्ट्स के ऊपर कंट्रोल किसी का भी नहीं होता। बहुत से पेरेंट्स डिस्टर्ब थे, बहुत से पेरेंट्स खुश भी थे। जो डिस्टर्ब थे हम उन्हें यही बात समझा सकते हैं कि जो चीज़ हमारे आपके इख्तियार में भी नहीं थी तो ज़ाहिर बात है हम उसके ऊपर क्या कमेंट करें। सिर्फ यही कह सकते हैं कि वर्क हार्ड फॉर नेक्स्ट टाइम अच्छी मेहनत करें। O2 के स्टूडेंट्स हैं तो O3 के लिए मेहनत करें, O3 के स्टूडेंट्स हैं तो ए लेवल्स के लिए मेहनत करें। तो बेसिकली जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब समझ सकते हैं आप लोग के ये रिजल्ट डे जो है ना वो जजमेंट डे सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, ये जजमेंट डे टीचर्स के लिए भी होता है। वेल, इस दफ़ा तो जाहिर बात है कि एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी एक सिचुएशन देखने को मिलती है हर दफ़ा। हमारे पास इस वक्त रियाजुल हसन का मैसेज है। ओके, वेट फॉर अ वाइल गर्ल्स, मैं ज़रा, एक स्टूडेंट है हमारी मारिया, उसका क्लैश आ रहा है, मैं उससे ज़रा कांटेक्ट करूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हेलो रियाज, यू देयर? आपको आवाज़ आ रही है रियाज मेरी?
रियाजुल हसन, आई थिंक रियाजुल हसन का कोई प्रॉब्लम है, शायद माइक का इशू है कोई। रियाजुल हसन, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई कैन नॉट लिसन यू। आप फर्स्ट यू अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। आई थिंक रियाज ने हमें ज्वाइन किया है, लेकिन रियाज को हमारी आवाज नहीं आ रही है, या फिर रियाज शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। रियाज, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, प्लीज चेक योर सेल फोन और योर लैपटॉप जिस पे आप क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आप हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं बेटा। तो प्लीज पहले चेक कीजिए आपके माइक के साथ कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो मुझे एटलीस्ट आप चैट पे बताइए, ताकि फिर हम अपनी क्लास बाकायदा तौर पे स्टार्ट करें। Okay, so no response again from Riazul Hassan. It's okay. लाइबा, तकदीस, रियाज, आप लोग मुझे अगर सुन सकते हैं तो लास्ट क्लास जो हमारी थी दैट वाज ओरिएंटेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ओरिएंटेशन, या यूं समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ आवर सब्जेक्ट और एग्जामिनेशन पैटर्न, हमने सिर्फ जो है अपनी ओरिएंटेशन के अंदर अपने इंट्रोडक्शन में एग्जाम ब्रेकअप किया था, साथ साथ अपने कोड को डिस्कस किया था, और हमने ग्रेड एलोकेशन की थी कि ग्रेड किस तरह से एलोकेट किए जाते हैं, किस तरह से क्या मैक्स मार्क्स होते हैं जो ऑब्टेन करने होते हैं ताकि आप ग्रेड को कैरी ऑन कर सकें, या मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपका बी ग्रेड हो, मैक्सिमम कितने होने चाहिए कि ए ग्रेड हो, या हर पेपर के कंपोनेंट में कितने मार्क्स एटलीस्ट आपने ऑब्टेन करने हैं जस्ट टू गेट ए स्टार इन योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो हमने एग्जाम ब्रेकअप किया था, हमने ग्रेड ब्रेकअप किया था, कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। थोड़ा सा हम आगे इसी चीज को ही आज कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास ओरिएंटेशन के अंदर ही सिलेबस ब्रेकअप है। सिलेबस ब्रेकअप में आई हैव टोल्ड यू अबाउट फर्स्ट 3 चैप्टर्स, जो कि जाहिर बात है कि वी हैव नंबर ऑफ चैप्टर्स मोर। तो हम जरा दोबारा से एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं सिलेबस ब्रेकअप में अपने चैप्टर्स का, कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से यूनिट है हमारे पास, एंड व्हाट आर द सब टॉपिक्स वी हैव इन दैट चैप्टर। उस चैप्टर के अंदर, उस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, हम जरा इसको डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। उसका रीजन ये है कि जब मैं अभी आपका टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी तो उसके लिए एटलीस्ट आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि जी हम इस टॉपिक के अंदर ये चीजें करने वाले हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप तीनों से कह रही हूँ कि ये चीज जहन में रखें कि ओ लेवल्स का 60%, 65% वेटेज जो है वो ए लेवल्स के अंदर है। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो कंपोनेंट या जो यूनिट आप करके आए हुए हैं ओ लेवल्स के अंदर, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वही नॉलेज आपके यहाँ काम आने वाली है। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ चैप्टर्स सेम है इन ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, उसकी मैं अगर बात करूं, तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है, आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग रही है, तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है, बहुत हेल्प होने वाली है आपके ए लेवल्स के टॉपिक के अंदर। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि इसी ईयर जो है इसी लेवल के अंदर स्टार्ट हुए हैं, तो उन टॉपिक्स को जो है वो हम अलग से उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस या हेरिडिटी की अगर मैं बात करूं, तो वो टॉपिक हमारे पास ओ लेवल्स में बिल्कुल लास्ट चैप्टर था, बट हमारे सिलेबस के अंदर इट कंटेन ओनली सुपरफिशियल बाउंड्री, एक सुपरफिशियल कंटेंट था जिसके अंदर हमने इनहेरिटेंस को या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को डिस्कस करना था। लेकिन हमारे पास एएस में और ए2 में दोनों में जो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस है वो बहुत डिटेल में है, उसके तमाम कंपोनेंट्स बहुत डिटेल में है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोग जो है अपने ओ लेवल्स के बैकग्राउंड को रिकॉल करते रहिएगा, अपनी उस नॉलेज को रिकॉल करते रहिएगा, ताकि आपको यहाँ समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है? और जहां पे भी प्रॉब्लम हो रही हो, लाइबा, तकदीस, आप दोनों से कह रही हूँ, क्योंकि रियाज हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज उसी वक्त आप मुझसे पूछिएगा, उसी वक्त आपका क्वेश्चन होना चाहिए। आपकी कोई भी बात आप करना चाह रहे हैं तो आप वेट नहीं कीजिएगा कि जी हमारा लेक्चर एंड होगा तो हम उसके ऊपर जाएंगे। सही? सबसे पहले आ जाइए अपने सिलेबस ब्रेकअप के ऊपर। मुझे ये बताइएगा कि स्लाइड आपको क्लियर है?
लाइबा, तकदीस, रियाज, लाइट क्लियर है बेटा? यस थैंक गॉड रियाज, आपकी आवाज सुनाई दी मुझे। कैसा रहा आपका कल का रिजल्ट? जी मिस ए है। जबरदस्त। ए किस सब्जेक्ट में आए? स्ट्रेट एस? बायोलॉजी में ए है वाओ, और जबरदस्त। फिजिक्स में ए और केमिस्ट्री में बी। सो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया वैसे भी बायो ही है। बायो बायो केमिस्ट्री में भी आए? जिनका बायो में ए होता है यूजुअली केमिस्ट्री में भी अच्छा ग्रेड होता है, क्योंकि बायो केमिस्ट्री ही ए लेवल्स में पढ़ने वाले हैं आप लोग। तो ऐसा कैसा हो गया कि बायो में ए है, फिजिक्स में ए? खैर इस दफा तो खैर केमिस्ट्री प्रिडिक्टेड अच्छा नहीं ग्रेड्स पे लगता गए है, हैं। केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती? नो वे। मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल है। अच्छा खैर, ए लेवल्स में भी मैं एक बैड न्यूज देने वाली हूँ तुम्हें कि हमारे पास बायोकेमिकल टॉपिक्स हैं बहुत सारे, जैसे कि अभी मैं दिखाऊंगी तुम्हें स्लाइड में, तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन कौन सा बायोकेमिकल टॉपिक्स है, उसमें केमिस्ट्री आ रही है। तो थोड़ा सा जहनी तौर पे तुम तैयार रहो। और तुम्हारे स्कूल का वैसे ओवरऑल क्या रिजल्ट रहा? तुम लोगों को तो ऑनलाइन रिजल्ट मिला होगा ना रियाज? जी तो ओवरऑल क्या रहा, ओवरऑल अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा? नहीं, अक्सर अक्सर का मतलब जैसे अभी फेदो कार भी चल रहा है, बहुत सारों को अलग हम्म। ग्रेड्स दिए हैं, बहुत सारों का हम्म, ऐसा भी चला है। सही कह रहे हो। मैं अभी तुम्हारे ज्वाइन करने से पहले लाइबा और तकदीस से यही बात कर रही थी कि प्रिडिक्टेड ग्रेड्स को तो समझ लो कि उन लोगों ने एक साइट पे ही रखा है। जो बहुत रीसेंट ईमेल हमें मौसूल हुई थी, उसके अंदर यही चीज थी कि लास्ट 3 इयर्स के जो रिजल्ट्स है ना, उसका एक एवरेज निकाल के उन्होंने कंपाइल करके भेज दिया है। क्योंकि उन्होंने ये चीज मेंशन की थी कि वो पर्टिकुलर जोन में जितने भी कंट्रीज हैं, उनके जो लास्ट 3 ईयर के रिजल्ट हैं उसको मेन फोकस कर रहे हैं। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि हर स्कूल, हर टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा प्रिडिक्टेड ग्रेड, एक गुड और एवरेज प्रिडिक्टेड ग्रेड जो है वो हमेशा एलोकेट करता है। तो उन्होंने उसको फेयर मीन्स पे रखने के लिए क्या किया कि उन्होंने लास्ट 3 इयर्स का कंपेरेबल रिजल्ट उठाया उस पर्टिकुलर स्कूल का, कॉलेज का, और उसके बाद उन्होंने उसको इसी तरह से एवरेज निकाल के भेज दिया। तो उसमें बहुत सारे बच्चों के लिए अबव एवरेज रिजल्ट रहा, दैट वाज गुड न्यूज फॉर देम। लेकिन बहुत से बच्चों के लिए बहुत बिलो एवरेज रिजल्ट रहा। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर हमारे पास ए ग्रेड का है, तो उसका 2-3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो सी ग्रेड है। तो बहुत अनफेयर मीन्स पे इस दफा काम हुआ है। तो इवन दो कि सबने ही ट्रस्ट किया था सीएआई को, लेकिन इस तरह से रिजल्ट आया है। बहरहाल यही कहा जा सकता है कि चूंकि एग्जाम नहीं हुए, तो इसमें हम ब्लेम किसी को भी नहीं कर सकते, ना हम स्टूडेंट को कर सकते हैं, ना हम टीचर्स को कर सकते हैं, ना हम ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हैं। जो हुआ है उन्हीं की तरफ से हुआ है। तो बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन थी कल की, सच अ हैक्टिक डे इट वाज। और हमने भी बहुत सारी चीजों को फेस किया है। स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की है, पेरेंट्स की काउंसलिंग की है। इवन जाहिर बात है बहुत से पेरेंट्स डिस्टर्ब हो गए थे, तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की है। वेल ऐसा होता है। वर्क हार्ड फॉर नेक्स्ट टाइम, ये चीज जहन में रखो। और अब जो चीज हमारे सामने आने वाली है, क्योंकि अभी भी हम इस पेंडेमिक सिचुएशन में है, इवन दो पाकिस्तान बहुत ज्यादा ओवरकम कर चुका है इस सिचुएशन को, लेकिन कुछ कह नहीं सकते अबाउट द सेकेंडरी वेव। दैट वाज द प्राइमरी वेव जो हम गुजार के आए हैं ना। एक बात याद रखना कि वायरस हमेशा दो वेव्स में आता है किसी भी जगह पे। एक वेव होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी वेव तो बेटा हम गुजार चुके हैं, और बहुत अल्लाह का शुक्र है कामयाबी से हमारी कंट्री में हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो लेकिन सेकेंडरी वेव जो है वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये जहन में रखो। अपनी फैमिली को भी इस चीज़ के लिए बहुत आप वार्न कर सकते हैं और उनको अलर्ट रख सकते हैं कि जी सेकेंडरी वेव अपकमिंग ऑफ विंटर्स जो है वो आ सकती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसी तरह से एसओपीज पे और डिफरेंट उसके ऊपर वर्क करें जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं इस टाइम पे भी, क्योंकि आगे चल के भी ये चीज़ दोबारा कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है। सो हमें इस वक्त ज्वाइन करने वाली है मारिया भी इस क्लास के अंदर। ओके भाई, आ जाइए सबसे पहले सिलेबस ब्रेकअप के ऊपर। और सिलेबस ब्रेकअप पे जो पहला यूनिट है हमारा, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। और मैं आपको लास्ट क्लास में ये बता चुकी हूँ कि वी विल डू, अभी मैं आपको जो सेल के टॉपिक अभी स्टार्ट करवाऊंगी तब भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वी विल डू अ डिटेल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट्स। डिटेल मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं एक्सटर्नल फीचर्स, यानी कि जो सेल के एक्सटर्नल फीचर्स हमें नजर आते हैं
वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इवन दो वी डिस्कस इट इन अ सुपरफिशियल मैनर इन ओ लेवल्स एज वेल। याद रखना तकदीर स्लाइबा रियाज कि हमने इनको ओ लेवल्स में बहुत ही सुपरफिशियल टच किया था। इफ यू रिमेंबर कि वी डिड ओनली अ सिलेक्टिव पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अगर मैं तुम लोगों को जगाऊं, वापस रिकॉल करवाऊं, तो वी डिड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट। these actually are the basic organelles जो कि किसी भी सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो हम इसके अंदर सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो ये याद रखना कि we will do all the parts of animal cell and plant cell जो कि genuinely present होते हैं। We will do जैसा all the parts of। जी रियाज, आपकी आवाज़ बहुत खराब है, अब ठीक हो गई। बताइए, अब बताइए। अब ठीक हो गई। ओके, तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि हम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल की डिटेल स्ट्रक्चर को करेंगे, जिसमें तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे विच इज जेन्युइनली प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल। जैसे कि आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा कि एक्सेप्ट ऑफ दोज ऑर्गेनल विच वी डिड इन लास्ट ईयर्स, इसके अलावा भी बहुत कुछ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है हमें? तुम ये देखो, मेरे पॉइंटर को देखिएगा। We have to do rough endoplasmic reticulum in animal cell, ठीक है? Then we will have to do nucleolus, nuclear membrane, ribosome, like Golgi apparatus, lysosome, centriole. These are the parts of cell which is not only present in animal cell but also in plant cell, और ये हमें डिस्कस करना होगा। और इसके साथ साथ हाउ डू वी स्टडी सेल, हम स्टडी कैसे करेंगे सेल को? बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप वी विल डिस्कस इन डिटेल कि कितनी टाइप्स होती है माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जो कि कॉलेजेस में यूजुअली यूज होता है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू? इन दोनों माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है, और इसके साथ साथ ये माइक्रोस्कोप किस तरह वर्क करते हैं, ये माइक्रोस्कोप किस तरह वर्क करते हैं, जस्ट टू गिव अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। लाइक अगर हम एनिमल सेल की स्लाइड, क्योंकि एनिमल सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक फीचर, प्लांट सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक फीचर, तो अगर हम इन्हें स्लाइड में देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो हमें क्या नजर आएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या चीज विजुअलाइज होगी। इन दोनों माइक्रोस्कोप में जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज मैग्निफिकेशन पावर, दैट इज मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है, ये चैप्टर हमने कर लिया। उसके बाद आइएगा नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ये चैप्टर आपकी बुक में 3rd या 4th नंबर पे है। ये चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक, मैरी जॉन्स आपकी टेक्स्ट बुक है, आपकी बुक में 3rd या 4th नंबर पे है, लेकिन मैं आपको करवाऊंगी यूनिट 2 के तौर पे, just after completing the cell structure, what is cell membrane and transport like। हम जाहिर बात है जब हम सेल को कर रहे हैं तो उसके कंप्लीट कंपोनेंट क्यों ना कर लें कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, why it is called as plasma membrane, and how the different material can transport easily across the cell। सेल के इंटीरियर ऑफ सेल, एक्सटीरियर ऑफ सेल किस तरह से डिफरेंट मूवमेंट होती रहती है मटेरियल्स की, ये हम करेंगे इसके अंदर। इसमें एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इफ यू रिकॉल योर मेमोरी, आप तीनों से बात कर रही हूँ, अगर हमें इस वक्त मारिया ने नहीं ज्वाइन किया है, ओके। अगर मैं आपको बताऊं कि हमने ओ लेवल्स में सिर्फ किया था डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हमने क्या किया था ओ लेवल्स में, ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में, सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में हमने किया था डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ पे हम डिफ्यूजन की टाइप्स करेंगे, एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस की टाइप्स करेंगे, और उसके साथ साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, तो वो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव द 3rd यूनिट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इट्स फॉर यू रियाज। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, बायोकेमिस्ट्री, इट इज नॉट प्योर केमिस्ट्री, इट्स बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर वी विल डिस्कस इन डिटेल द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। रियाज आपको बात समझ आ रही है बेटा? इस चैप्टर में हम, ये आपके सामने जो इमेज नजर आ रही है, दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर। हमने न्यूट्रिएंट्स के चैप्टर में, ओ लेवल्स में, एक बायोलॉजिकल डिटेल की थी
कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या है, डेफिशिएंसी क्या है प्रोटीन की, फैट के दो टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट। ये सब चीजें आप चाहे आपने ओ लेवल्स जीसीएसई का किया हो या आईजीसीएसई का किया हो, दोनों के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। तो बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे इट्स अ डिटेल टॉपिक, ये एक डिटेल टॉपिक है लेकिन बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। जी सर। जी कर दिया, हाँ तुम्हारे कहने पे कल कर दिया था। ओके, सो दिस इज द चैप्टर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है हमारा, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। लेकिन हम उस तरह प्योर केमिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम उसको लिंक करेंगे इस केमिकल स्ट्रक्चर को कि हाउ डिड इट एक्चुअली हाउ इट वर्क्स इन आवर बॉडी, कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो ये केमिकल स्ट्रक्चर हमारी बॉडी को किस तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, किस तरह से वर्किंग कर रहा है। तो इसीलिए इस चैप्टर को केमिस्ट्री नहीं कहा जाता, बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। रियाज यहाँ तक बात क्लियर है? लाइबा तकदीस यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके भाई, इसके बाद आइएगा नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, दैट इज अगेन एंजाइम्स। तकरीबन समझ लो कि 80%, 75% कह सकते हैं, 75% वी हैव द सेम डिटेल विच वी ऑलरेडी डिड इन ओ लेवल्स। ठीक है, हमने जो किया था कि व्हाट आर सबस्ट्रेट, द डिटेल ऑफ एक्टिव साइट, एंजाइम्स क्या होते हैं, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, हाउ एक्चुअली इट वर्क्स अगेंस्ट इट्स स्पेसिफिक एंजाइम, इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो वही डिटेल है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगी, लेकिन इसके अंदर जो एक और बात हम डिस्कस करेंगे कि वी डिड ओनली द क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट इन आवर ओ लेवल्स, कि सबस्ट्रेट की जितनी क्वांटिटी होती है उतना फास्ट रेट ऑफ डाइजेशन होता है। यहाँ पे हम डिफरेंट और भी फैक्टर हैं एंजाइम्स के जिसको डिस्कस करेंगे, एंजाइम्स के और भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। 75% प्रीवियस नॉलेज होगी जो कि थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में है, 25% कुछ नई चीजें हैं जो हम करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग है। एंजाइम्स ओ लेवल्स में इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं था जितना ए लेवल्स के अंदर है। इसके बाद है हमारे पास यूनिट 5, डीएनए एंड न्यूक्लिक एसिड। ये ही वो चैप्टर है जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले गाइस बात कर रही थी कि इनहेरिटेंस का चैप्टर हमने जब किया था तो उसमें हमने बड़ी बेसिक नॉलेज की थी कि व्हाट इज डीएनए मॉलिक्यूल, इट्स स्ट्रक्चर, कि वो कैसा दिख रहा होता है, किस तरह का कंपाउंड होता है और उसके क्या कंपोनेंट होते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम व्हाट इज डीएनए को, डीएनए के जो केमिकल स्ट्रक्चर है ना पूरा, जो आपको इस वक्त स्लाइड पे नजर आ रहा होगा, ये डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर आप पूरा करेंगे अलोंग विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लिक एसिड। This nucleic acid is a component, key component, which is required by the formation of DNA. तो ये की कंपोनेंट किस तरह से हेल्प करता है डीएनए को या आरएनए को, बिकॉज डीएनए और आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। डीएनए एनिमल सेल के लिए वर्किंग करता है, प्लांट सेल के लिए आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड वर्किंग करते हैं। तो इन दोनों के फॉर्मेशन में द रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये इस चैप्टर को एक्चुअली डिस्क्राइब करता है ये टॉपिक। इसके बाद है यूनिट 6, सेल डिवीजन। अगेन आप लोगों ने बड़ा सुपरफिशियल, बड़ा बेसिक किया था सेल डिवीजन इन द प्रीवियस क्लास, लाइक द डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस, द डेफिनेशन ऑफ मेयोसिस, और साथ साथ इनका सिग्निफिकेंस, इनका बेनिफिट क्या है। Does anybody recall your memory के what is the definition of mitosis? Mitosis क्या है? क्या आपको कुछ याद है? रियाज, तकदीस, लाइबा, माइटोसिस क्या है? डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस। आप तीनों से सवाल है मेरा। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट, ऑल ऑफ यू। आप तीनों से कह रही हूँ सबसे पहले अनम्यूट हो जाइए। जब बात किया करूँ तो खुद आप सबसे पहले अपना माइक अनम्यूट किया करें ताकि आप टीचर को रिस्पॉन्स कर सकें। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपने अपने प्रीवियस क्लास में माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा है, सेल डिवीजन का टॉपिक पढ़ा है आप तीनों ने? ओके, तो फिर तो याद होना चाहिए ना रियाज कि व्हाट इज माइटोसिस। इस वो डिवीजन होती है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, हाफ नहीं होते। सेल डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड एज सेल रिप्रोडक्शन।
ठीक है, सबसे पहले तो चीजों को आसान करके पढ़ना सीखो। सेल डिवीजन, सोचो कि सेल क्यों डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, तो इन सारे रीजंस का इन तमाम पर्पसेस के पीछे जो है ना एक ही आपका आंसर होगा, इट इज फॉर सेल रिप्रोडक्शन। नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। नंबर ऑफ सेल जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, डेवलप होगा, तो दिस चैप्टर एक्चुअली डिस्क्राइब्स सेल रिप्रोडक्शन। Reproduction are of two types. One is called as asexual reproduction, which is mitosis. हमारी बॉडी की asexual reproduction, जिसके अंदर हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ टिश्यूज इंक्रीज होते हैं, तो दैट इज माइटोसिस। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम जो हमारी बॉडी के ओल्ड सेल्स में होता है, विच इज कॉल्ड एज पेरेंट सेल, वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपीयर होंगे इन आर न्यू सेल्स, जो हमारी बॉडी में नए सेल्स फॉर्म होंगे। दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। मियोसिस कहते हैं, मियोसिस कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, मियोसिस कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, combination of male and female gametes responsible to produce our young ones. I repeat, combination of male and female gametes responsible to produce a young one, a young born baby, that is called as sexual reproduction. तो ये हमने बहुत बेसिक किया था ओ लेवल्स में, सिर्फ डेफिनेशन की थी, सिग्निफिकेंस किया था। आई रिमेम्बर वी डिडंट डू द सेल साइकिल, हमने सेल की साइकिल की ही नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस के स्टेजेस क्या होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये नाम सुन के परेशान मत होना, दिस इज इन योर टेक्स्ट बुक। मैरी जॉन्स की जो आपकी टेक्स्ट बुक है या जो आपका रेफरेंस बुक है 100 पर, जिसकी मैं अभी आपको स्लाइड में डिटेल भी दूंगी, इस बुक के अंदर ये तमाम चीजें डिटेल में मौजूद हैं कि these are the different types of mitosis। माइटोसिस के अंदर स्टेजेस क्या होते हैं, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज है। इसी तरह से मियोसिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं कि वो एक छोटा सा जाइगोट जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फीटस बनता है, फीटस से यंग बॉर्न बनता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इन रिप्रोडक्शन। इन स्टेजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, along with another interesting topic that is called as cancer causing cells. What are the different cancer causing cells we have? Why do the cancer causing cells produce in the body? Cancer causing cells produce क्यों होते हैं, किस रीजन की वजह से होते हैं, कौन से फैक्टर काउंट होते हैं कैंसर कॉज करने में, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर को कार्सिनोमा भी कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कैंसर को कार्सिनोमा, CARCINOMA, कार्सिनोमा भी कहा जाता है। इसके बाद आइए, ये मैं इसीलिए डिटेल में बता रही हूँ यूनिट आपको कि एटलीस्ट आप प्रिपेयर रहें कि किस चैप्टर में आप क्या करने वाले हैं। जब तक याद रखना टीचर की हेल्प के थ्रू स्टूडेंट को प्लान नहीं मिलता, ठीक है, जब तक प्लान नहीं मिलता ना आपको कि हाउ यू आर गोइंग टू वर्क अपॉन एनीथिंग, आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जब तक आपको प्लान ना मिले, जब तक आपको एक पैसेज ना मिले, पाथवे ना मिले कि जी इस तरह से आपने वर्किंग करनी है, आपको टिप्स ना बताई जाएं, स्ट्रैटेजीज ना बताई जाएं, तब तक आप वर्किंग नहीं कर सकते। मेरे लिए बहुत आसान था, आई स्टार्टेड माय लेक्चर डायरेक्टली फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सेल, लेकिन तुम्हें नहीं पता चलता कि व्हाट इज आवर सब्जेक्ट, व्हाट इज द डिमांड ऑफ आवर सब्जेक्ट, तुम्हें नहीं पता चलता व्हाट इज द एग्जाम ब्रेकअप, व्हाट इज द सिलेबस ब्रेकअप, व्हाट आर द नंबर ऑफ चैप्टर्स वी हैव, और उन तमाम चैप्टर का टॉपिक हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हमसे क्या मांग रहा है, हमसे हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो इसीलिए मैं इस चीज को डिटेल में समझा रही हूँ कि टॉपिक अगर समझ आ गया, सब टॉपिक्स को ओन करना, अब्सॉर्ब करना बहुत आसान होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Are you getting my point? Laiba, Taqdees, Riaz? Yes. Okay, Laiba की आज आवाज नहीं आ रही है। Okay, now the next unit we have, it is almost the same as that in we have already done in O levels, transport in plant, वही चीजें हैं। The different structure and function of transportatory vessels. The two transportatory vessels we have in the plant, one is called as xylem, one is called as phloem. Laiba, तुम्हें बात समझ आ रही है? Are you getting my point, Laiba?
first response me bacha? Okay, so we have two transportatory tubes in the plant. One is responsible for carrying water and mineraloin, that is called as xylem. Another one is responsible to transport food from one part of plant to another part of plant. The name of that tube, the name of that vessel is called as phloem. ठीक है, तो इन्हीं दोनों का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने बड़ा बेसिक किया था ओ लेवल्स में. इसी को हम एक्सटेंडेड वे में थोड़ा सा डिटेल में करेंगे अपने ए लेवल्स के अंदर. दो तीन चीजें इसके अंदर समझ लो कि एडवांस हैं. वो एडवांस चीजें क्या हैं कि दैट कंडक्शन कैन कैरी आउट थ्रू द साइटोप्लाज्म एंड आल्सो थ्रू द सेल वॉल एज वेल. ये बात तुम लोगों को नहीं पता होगी कि वाटर एंड मिनरलाइन या प्लांट का फूड सिर्फ वैक्यूल के थ्रू या साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बल्कि ये सेल वॉल टू सेल वॉल भी ट्रांसपोर्ट होता है. तो द वे of conduction through which water and mineraloin along with the plant food transport from one part of plant to another, ये चीजें हम एडवांस में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. वो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई हैं इस चैप्टर की ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की. इसके बाद आइए नेक्स्ट यूनिट वी हैव, ये भी तकरीबन 70% सेम है विथ योर प्रीवियस क्लास, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस. ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस का जो चैप्टर है, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो चैप्टर है, जिसको ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स भी कहा जाता है, सर्कुलेशन भी कहा जाता है, डिफरेंट नाम है इसके. इस चैप्टर के अंदर अगेन वी हैव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट. पहला टॉपिक ही यही है हमारे पास, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट है. हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स के जी क्या क्या चैम्बर है हमारे पास हार्ट के, और इसके अलावा जो है वो किस तरह से ब्लड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेड इनटू द हार्ट. डू यू नो, इफ यू रिकॉल योर मेमोरी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वी हैव व्हिच इज सर्कुलेटेड थ्रू द हार्ट? कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं ब्लड के जो कि हार्ट के थ्रू सर्कुलेट करते हैं? क्या आपको पता है कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ब्लड की बेटा? यस, शाबाश, डीऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, अच्छा अब रियाज तुमसे सवाल है मेरा, व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? हाउ कैन यू कंपेयर डीऑक्सीजनेटेड विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड? अगर दो नाम है तो यकीनन कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना. डीऑक्सीजन में ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता. ओके, डेफिशिएंसी होती है. तो क्या चीज होती है फिर उसमें? कलर डिफरेंस होता है. कलर डिफरेंस तो नहीं होता रियाज, हम कलर डिफरेंस हम रखते हैं ताकि ना आप लोगों को समझा सकेंगे. दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड, दीज आर द टू डिफरेंट नेचर ऑफ ब्लड. ब्लड का कलर वही होता है रेड और रेड मैरून, ठीक है, मगर कंपोनेंट ब्लड के चेंज हो जाते हैं. ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का बेसिक डिफरेंट. ऑक्सीजनेटेड मींस विद द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, with the addition of oxygen. oxygenated का मतलब होता है प्योर ब्लड. with the addition of oxygen, ये प्योर ब्लड हार्ट से ट्रेवल करता है थ्रू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. तमाम सेल, तमाम टिश्यूज को जो ब्लड चाहिए वो एक्चुअली चाहिए ऑक्सीजनेटेड. इन रिटर्न व्हाट द गैस इज गिविंग आउट फ्रॉम द सेल, कौन सा गैस जो है वो सेल गिविंग आउट करता है जब वो ऑक्सीजन लेता है? कौन सी गैस गिविंग आउट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल बेटा. तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इनटू द ब्लड, जैसे ऑक्सीजन आई ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन चली गई सेल के अंदर, ब्लड बाहर रह गया, तो सेल रिटर्न में देगा कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. द ब्लड इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है भाई, तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का बेसिक डिफरेंस है एब्सेंस ऑफ ब्लड, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और अगर एब्सेंस है तो उसकी जगह कौन सी गैस आ जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, which is also called as impure blood. कार्बन डाइऑक्साइड और impure blood. कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी ब्लड में मौजूद है तो डेफिनेटली इट विल नॉट सर्कुलेट टू द टारगेटेड सेल एंड टिश्यू. ये जाएगा लंग्स में ताकि वहां पे प्यूरिफाई हो सके. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट के साथ साथ इस चैप्टर के अंदर सर्कुलेटरी मैकेनिज्म है गाइस. सर्कुलेटरी मैकेनिज्म क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अगेन हमारे पास, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या है हमारा. साथ ही साथ हमारे पास डिफरेंस बिटवीन, एक नई चीज पढ़ोगे इस चैप्टर में तुम लोग. एक तो तुम लोग हार्ट बीट पढ़ोगे कि हाउ द हार्ट बीट कंट्रोल्स द सर्कुलेशन ऑफ हार्ट. हार्ट बीट कितने टाइप्स की होती है. साथ साथ एक और चीज पढ़ोगे
difference between hemoglobin and myoglobin, MYOGLOBIN, myoglobin. अब तक तुमने हीमोग्लोबिन पढ़ा था, that is the pigment of RBC. हीमोग्लोबिन तुम सबको पता है, दिस इज द रेड कलर पिगमेंट ऑफ आरबीसी, जो कि जरूरी है आरबीसी के लिए, ब्लड को फॉर्म करने के लिए. लेकिन हमारी बॉडी में दो तरह के पिगमेंट होते हैं. एक वो पिगमेंट है जो ब्लड में होता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है. अनदर पिगमेंट इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन द मसल्स. ये दोनों पिगमेंट किस तरह से आपकी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, ये चीज आप पढ़ेंगे. तो ये अनदर इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. मैं अगर बात करूं, बिकॉज आई डिड माई स्पेशलाइजेशन इन जनरल मेडिसिन ऑफ हार्ट, तो मैंने हार्ट से ज्यादा कोई ना इंटरेस्टिंग ऑर्गन देखा है बॉडी में, ना इंटरेस्टिंग डिटेल देखी है. तो बहुत जबरदस्त डिटेल आने वाली है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर. इसके बाद आइए नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीज, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नई होगी, बिल्कुल न्यू, क्योंकि तुम लोगों ने लास्ट क्लास में सिर्फ ब्रोंकाइटिस, इफ यू रिमेम्बर, जो कि मुझे लगता है कि तुम लोग भूल जाते हो, ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा किया था आपने रेस्पिरेटरी डिजीजेस में ना. लेकिन यहाँ आप डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीजेस करोगे. आप करोगे ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, आप करोगे ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, ठीक है. अगेन दिस इज द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस. आप करोगे क्रॉनिक सीओपीडी. सीओपीडी स्टैंड्स फॉर, ओ लेवल्स में टीचर्स ने आपको कराया होगा, सीओपीडी स्टैंड्स फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. आपके लंग्स में डिफरेंट पुरानी क्रॉनिक कॉम्प्लेक्स डिजीजेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से यू आर अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, उसको कहा जाता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. इसके अलावा एस्थमा, सबको पता है, जर्नल इंफॉर्मेशन आप सबके पास होगी. व्हाट इज एस्थमा? एस्थमा के साथ एक और चीज है, दिस इज सीएफ. क्या कोई मुझे बता सकता है? मैं मान लूंगी कि बायो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है. सीएफ स्टैंड्स फॉर, आप तीनों में से कौन बताएगा व्हाट इज सीएफ? जो कि लंग्स के अंदर एक डिजीज क्रिएट करती है. डिजीज का नाम जो है, उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज सीएफ. सिंपल फॉर्म, सीएफ स्टैंड्स फॉर लाइबा तकदीस रियाज. यहां पता चलेगा कि बायो किसका मेन एरिया है. जैसे याद है तुम लोगों को, एक हमने लिवर के अंदर एक डिजीज की थी ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल डाइजेस्टिव सिस्टम में. जल्दी से बताओ, जल्दी से, तीनों से पूछ रही हूँ. लिवर की एक डिजीज है ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ अल्कोहल. उस डिजीज का क्या नाम है? लिवर की, लिवर की उस डिजीज का क्या नाम है विच कॉजेज बाय एक्सेस इनटेक ऑफ अल्कोहल? यस, the name of that disease in liver. Okay, मैं चैट देख लेती हूँ किसने की है भाई. यकीनन रियाज ने नहीं पता. Okay, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. The name of that disease which occurs in liver is called as cirrhosis of liver. याद करो, cirrhosis of liver. liver cirrhosis, अल्कोहल की वजह से लिवर के सेल्स जो होते हैं बहुत टफ हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तो उनको cirrhosis of liver या liver cirrhosis कहा जाता है. इसी तरह से लंग्स के अंदर एक्सेस स्मोकिंग की वजह से, एक्सेस स्मोकिंग की वजह से, ठीक है, लंग्स के अंदर जो नॉर्मल सॉफ्ट लंग टिश्यूज होते हैं that become hard and inelastic. जो लंग के टिश्यूज होते हैं which are usually elastic, delicate, they turn back into an inelastic membrane. वो बिल्कुल एक हार्ड और inelastic membrane में चेंज हो जाते हैं. उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है, और से सुनना, cystic fibrosis. एस्थमा के साथ जो वर्ड यूज हुआ हुआ है, this is cystic fibrosis. CYS, I repeat, CYSTIC, cystic fibrosis. FIBROSIS, cystic fibrosis. cystic fibrosis क्या है? एक्सेस इन स्मोकिंग की वजह से, चेन स्मोकिंग की वजह से, it causes the lung tissues to become dead and hard and inelastic. तो ऐसे पेशेंट जो कि एस्थमा भी जिनको हो और साथ साथ वो स्मोकिंग भी करते हो, तो बहुत जल्दी वो सफर करने लगते हैं with this type of disease which is called as cystic fibrosis. सिस्टिक फिब्रोसिस का एक लेटेस्ट वर्जन है पल्मोनरी फिब्रोसिस. पल्मोनरी फिब्रोसिस कहा जाता है कि योर लंग्स आर कंप्लीटली अनएबल टू ब्रीथ. योर लंग्स आर कंप्लीटली अनएबल टू ब्रीथ लाइक योर alveoli
are unable to contract and relax. Your alveoli are unable to contract and relax. आपके alveoli stiff हो जाते हैं, hard हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आगे चल के एम्फीसीमा भी होता है, जो आपने ओ लेवल्स में डिजीज पढ़ी होगी एम्फीसीमा, वो भी हो जाता है. तो पल्मोनरी फिब्रोसिस वो फर्स्ट स्टेप है, जिसके बाद आगे चल के लंग्स के अंदर सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं. आगे चल के यही पल्मोनरी फिब्रोसिस अगर ब्रोंकस के अंदर भी लीड कर जाए, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया. ये देखो ये सेंट्रली प्लेस्ड ट्रेकिया है, ट्रेकिया से ये डिवीजन हो रही है राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस. मेरे पॉइंटर को देखना तुम तीनों. दिस इज ट्रेकिया व्हिच इज कॉल्ड एज विंड पाइप. इट अल्टीमेटली गिविंग आउट टू ब्रांचेस. वन इज राइट ब्रोंकस, अनदर वन इज लेफ्ट ब्रोंकस. जब ये पल्मोनरी फिब्रोसिस लंग के टिश्यूज से निकल के ब्रोंकस के अंदर भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी हाइपरटेंशन. कि किस तरह से आपके जो गैसियस एक्सचेंज है वो रेजिस्ट कर रही है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, और ब्रोंकस का जो इंटरनल पाथवे है इट बिकम कॉन्स्ट्रिक्ट. द इंटरनल पाथवे ऑफ ब्रोंकस बिकम कॉन्स्ट्रिक्ट. दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी हाइपरटेंशन. वेट कीजिएगा, बस अभी 15 मिनट. ठीक है, सही नहीं. ओके जी, come back to the topic. Pulmonary hypertension lead to ultimately a complex disease, a complex problem that is called as lung cancer. lung cancer वो स्टेज है जो कि बड़ी बहुत ही डिलेड जो है वो आइडेंटिफाई होती है. सबसे पहले ये तमाम स्टेजेस आइडेंटिफाई हो जाती हैं. क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एस्थमा, पल्मोनरी फिब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकियल हाइपरटेंशन, ये सब चीजें इनिशियली डायग्नोज होती हैं. अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो ए लेवल्स स्टूडेंट्स, तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू लंग कैंसर. इट विल अल्टीमेटली लीड टू लंग कैंसर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये टॉपिक? आप तीनों से पूछ रही हूँ, लाइबा, रियाज, तकदीस, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चैट देख लेते हैं. पल्मोनरी हाइपरटेंशन, रियाज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं बच्चा कि ये जो लंग टिश्यूज थे, जो लंग्स है, ये देखो ये लंग दिखा रही हूँ मैं अपने पॉइंटर से, बट दिस इज ब्रोंकस. जब लंग के टिश्यूज हार्ड होते हैं, रिजिड हो जाते हैं, उसके बाद ये हार्डनेस जो होती है वो अकर करती है इनसाइड द ब्रोंकियल ट्यूब एज वेल. जब गैस ऑक्सीजन ब्रोंकस के थ्रू आएगी तभी तो वो लंग्स के अंदर स्प्रेड होगी. तो पल्मोनरी फिब्रोसिस के साथ साथ ब्रोंकस का पाथवे भी नैरो होना शुरू हो जाता है इंटरनली. ब्रोंकस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर से ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्स होता है. तो जब ये पाथवे नैरो हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, इसकी वजह से यू आर कंप्लीटली अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, इनहेलर लेना पड़ता है कंटिन्यूसली. इसको कहते हैं, इस स्टेट को कहते हैं रियाज पल्मोनरी हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन का मतलब है कि ब्रोंकस के अंदर इतना नैरो हो गया है पाथवे कि ऑक्सीजन कैन नॉट क्रॉस प्रॉपरली. ना ऑक्सीजन अल्वेलाई के अंदर जाएगी, ना कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न बैक होगी. तो जब गैसियस एक्सचेंज नहीं होती, जब ब्रीदिंग नहीं होती, तो रेस्पिरेशन नहीं होता. पहले ब्रीदिंग होती है, गैसियस एक्सचेंज टेक्स इन ऑक्सीजन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद रेस्पिरेशन होता है. तो दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी हाइपरटेंशन. और जब ये प्रॉब्लम होती है और अगर आप पल्मोनरी हाइपरटेंशन को भी ट्रीट ना करें तो इट कॉजेज एबनॉर्मल सेल्स टू बिकम प्रोड्यूस इनसाइड द लंग्स. Those abnormal cells are called as lung carcinoma or lung cancer. This is the detailed review of respiratory disease. Okay, अभी बताया मैंने आपको लंग्स क्यों हार्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस. कंटिन्यूस स्मोकिंग, स्मोकिंग आपको पता है, निकोटीन, तार एक ब्लैक हमारे पास पार्टिकल होता है विच कंप्लीटली डिपॉजिट इट्स पार्टिकल इनसाइड द लंग. तो स्मोकिंग मेन फैक्टर होता है. स्मोकिंग मेन फैक्टर होता है जो कि अगर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता रहे तो अल्टीमेटली टिश्यूज टू बिकम हार्ड एंड स्टिफ. तो
तो स्मोकिंग के साथ साथ फिर दूसरे फैक्टर काउंट होना शुरू हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जिसकी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट सिर्फ हार्ट पे नहीं पड़ता बल्कि इनडायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो लंग्स पे भी पड़ता है, क्योंकि आप सबको पता है कि सर्कुलेशन सिर्फ हार्ट के थ्रू नहीं होती बल्कि लंग्स के थ्रू भी होती है। तो अगर लंग्स के अंदर टिश्यूज हार्ड होना शुरू हो जाएंगे तो अल्टीमेटली जो है वो हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि हमारे इनएडिक्वेट लाइफ स्टाइल की वजह से, इम्प्रॉपर लाइफ स्टाइल की वजह से हमारे डिफरेंट ऑर्गन के टिश्यूज जो होते हैं वो एबनॉर्मल वर्क करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद आइए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है और बड़ा मजे का टॉपिक है वैसे ये, रेस्पिरेटरी डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज में डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, दोनों तरह के इन्फेक्शन होते हैं। इवन वी हैव द फंगल इन्फेक्शन एज वेल, लेकिन हमारे पास टॉपिक के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन है। कॉलेरा इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज। इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट और भी इन्फेक्शियस डिजीज होंगे जिसे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मीजल्स। मीजल्स आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ चिकन पॉक्स। तो हम मीजल्स कैसे डिजीज होती है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं, किस तरह के लोगों में होती है, किस कम्युनिटी में ज्यादा होती है ना, मतलब किस तरह के लाइफ स्टाइल में चिकन पॉक्स और मीजल्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, ये है मीजल्स। ठीक है, कॉलेरा क्या है, हमारे पास एक इन्फेक्शियस डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्यों होता है? अनहाइजीनिक इनटेक ऑफ फूड की वजह से, वाटर की वजह से, अनहाइजीनिक लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। कॉलेरा क्या होता है हम इसको भी डिस्कस करेंगे। कॉलेरा के साथ साथ हम करेंगे मलेरिया। मलेरिया भी हमारा टॉपिक होगा हमारे चैप्टर के अंदर कि मलेरिया क्या होता है, मलेरिया किन एरियाज में ज्यादा होता है, किस तरह के लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है मलेरियल डिजीज। इसके साथ हम करेंगे एक और छोटा सा लिखा हुआ, ये नजर आ रहा होगा आपको, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या होते हैं? स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, मीजल्स के बाद स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स किस तरह की डिजीज होती है, कैसे स्प्रेड होती है और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये चैप्टर अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी। द रीजन बिहाइंड के इसके अंदर हम लाइव एग्जांपल्स करेंगे डिफरेंट पर्संस की, कि ये पर्सन इस कम्युनिटी में इतने अरसे के लिए रहा, इसका टाउन एरिया ये था, उसने वहां पे इस तरह की डिजीजेस को सफर किया, कॉलेरा को सफर किया, मलेरिया को किया या मीजल्स को किया। ठीक है, तो इस तरह की डिजीजेस के होने के रीजन क्या है, आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तो अलग बात है, वो तो ट्रीटमेंट तो आता है डिजीज होने के बाद, लेकिन प्रिवेंशन होती है डिजीज होने से पहले ही। एक स्टेप होता है जिसे आप प्रिकॉशन कहते हैं। आप ऐसे स्टेप्स लें, प्रिकॉशन, इस तरह के प्रिकॉशंस लें कि उस डिजीज को आप आगे चल के सफर ना कर सकें, वो डिजीज, उस डिजीज का ऑनसेट ना हो आपके एरिया के अंदर, आपके घर के अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर। तो उस तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, विच इज कॉल्ड एज कम्युनिटी इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज के बाद अगेन जब कोई डिजीज हो जाती है तो सम टाइम, याद रखना ए लेवल्स स्टूडेंट, सम टाइम द डिजीज डज नॉट कॉज अ प्रॉपर हार्म टू आवर बॉडी। उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है, हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी कहा जाता है वाइटल कैपेबिलिटी ऑफ योर बॉडी। बॉडी स्ट्रेंथ, आपके अंदर कितनी कुव्वत मदाफियत है कि आप फाइट कर सकें, द स्ट्रेंथ इन योर बॉडी विच कैन फाइट अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। तो इम्यूनिटी एक अगेन बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। मैं इसको इंफॉर्मेटिव इसलिए कह रही हूँ कि हम सबको जनरली पता होता है कि व्हाट आर द डिजीजेस व्हिच यूजुअली अकर्स इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। पाकिस्तान का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिजीजेस ऐसी हैं जो कि लाजमी हर दूसरे तीसरे पर्सन को होती हैं। तो डिजीजेस की इंफॉर्मेशन हम सबको होती है, बच्चा समझना मेरी बात को, डिजीजेस की इंफॉर्मेशन हम सबको होती है, लेकिन हमारी बॉडी उसकी अगेंस्ट फाइट कैसे करती है नेचुरली, इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं होती। बस हमें ये पता होता है कि समटाइम्स हम बीमार हो जाते हैं, समटाइम्स हम बीमार नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ होती है, हमारी बॉडी की पावर ज्यादा होती है। उस पावर को इम्यूनिटी कहा जाता है। व्हाट आर द एक्टिव इम्यूनिटी लेवल्स, व्हाट आर द एक्टिव इम्यूनिटी लेवल्स, व्हाट आर द पैसिव इम्यूनिटी लेवल्स। लाइबा तुम समझना इस बात को, तकदीस यू ऑल्सो, व्हाट आर द एक्टिव इम्यूनिटी लेवल्स, व्हाट आर द पैसिव इम्यूनिटी लेवल्स। पैसिव वो है जो थ्रू वैक्सीन्स हमें मिलता है, पैसिव वो है
जो थ्रू वैक्सीन्स हमें एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड ग्रेजुअली व्हेन वी ब्रॉट अप, तो हमें जो वैक्सीनेशंस लगती हैं, जो वैक्सीन्स लगती हैं, एंटीबॉडीज जो हमें इंजेक्ट होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी, जो कि बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ काम कर रही है। एक है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी हमारे प्रॉपर लाइफ स्टाइल की वजह से आती है कि हमारी बॉडी के अंदर आफ्टर द वैक्सीनेशन कितने पावर प्रोड्यूसिंग सेल्स या एंटीबॉडी सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं जो कि फाइट कर सके अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। ये याद रखना, एक्टिव इम्यूनिटी उन लोगों के अंदर ज्यादा होती है, एक्टिव इम्यूनिटी उन लोगों में ज्यादा होती है जिनका हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है, जिनका हेल्दी लाइफ स्टाइल है। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव चैप्टर आपको मिलने वाला है। यहां तक क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ब्रेकअप। यहां तक क्लियर है? तीनों से पूछ रही हूँ मैं, तीनों से। So we have only 11, like we have 11 units. जी, हमारी बुक के अंदर एक्चुअली जो है ना यूनिट थोड़ा सा डिवाइड भी हुआ है। लाइक जो ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स का चैप्टर है उसमें द हार्ट करके उसको अलग डिवाइड कर दिया है। द हार्ट अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है। लेकिन ये सिर्फ 11-12 चैप्टर्स नहीं है गाइस, इसके अंदर एक अच्छी डिटेल है। और मजे की बात है कि ए लेवल्स में हमें टॉपिक को समझने के साथ साथ पास्ट पेपर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है। यू नो ना, हमें प्रैक्टिकल असेसमेंट्स के ऊपर भी जाना है, हमें पेपर 2 के ऊपर भी जाना है, तो हमारी पास्ट पेपर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है रियाज, एनी क्वेश्चन बेटा रिगार्डिंग दिस सिलेबस ब्रेकअप? उसके बाद मैं फिर बाकी चीजों पे आऊं। क्लियर है। ओके, तकदीस लाइबा, व्हाट अबाउट यू? क्लियर है? मैंने बहुत डिटेल में सिलेबस ब्रेकअप बताया है ताकि तुम एटलीस्ट प्लान कर सको कि जब टीचर सेल का चैप्टर करवाने वाली है तो सेल में वो कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगी। टीचर अगर हार्ट का चैप्टर कराने वाली है तो वो कौन कौन से सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगी, ये आपको पता होना चाहिए। लाइबा एंड तकदीस, यू देयर? ओके, अब आइए असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये पहले स्लाइड तुम पढ़ो, मैं इसको आपको शॉर्ट करके डिस्क्राइब करती हूँ कि एक्चुअली मैं यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं। यू जस्ट रीड इट थॉरली दिस स्लाइड। क्लियर है? सबसे पहले स्लाइड बताओ, क्लियर है? क्लियर है। जस्ट रीड इट थॉरली। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट करके बताऊंगी। एक्चुअली बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको शॉर्ट करके बताऊंगी, आप पहले से पढ़ लीजिए। आपने करवाया नहीं ना एसी ऑन? जी डन है, पढ़ा? ओके, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव की ये स्लाइड जिसका पार्ट ए आपको नजर आ रहा है, इस सिर्फ यहाँ इस तरह समझना कि तुम्हारे पेपर 2 के अंदर करूँ थ्योरी की, तो जो पेपर आपका है दैट इज नॉलेज विद अंडरस्टैंडिंग है। आपको आवाज आ रही है मेरी गाइस? ए लेवल्स की क्लास चल रही है। हेलो हेलो यू देयर गाइस, आपको आवाज आ रही है मेरी? लाइबा, रियाज, आ रही है। ओके जल्दी से बता दो क्योंकि 5 मिनट रहते हैं। ठीक है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब है पेपर 2, आपको पेपर 2 के अंदर कुछ डेफिनेशंस दी जाएंगी, कॉन्सेप्चुअल चीजें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। वो जो डेफिनेशंस होंगी, आप सबको पता है डेफिनेशंस आर अप्रूव्ड थ्योरी, आप डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं कर सकते,
ओन वर्डिंग यूज नहीं कर सकते। तो डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजी, ये जो चीजें पेपर 2 के अंदर गिवन होंगी आपको आपके थ्योरी के पेपर में, वो बेस करेंगी, याद रखना, अपॉन फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आपके फैक्ट्स जो होंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे टॉपिक के, साथ साथ जो साइंटिफिक एप्लीकेशन होगी, उस साइंटिफिक एप्लीकेशन के ऊपर बेस करेगा पेपर 2। ठीक है भाई, उस साइंटिफिक एप्लीकेशन पे बेस करेगा आपका पेपर 2। तो बेसिकली जो है, जी मैं बिल्कुल एंड कर रही हूँ क्लास। नॉलेज विद अंडरस्टैंडिंग के साथ, नॉलेज विद अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके पास जो नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज हैंडलिंग इंफॉर्मेशन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। पेपर 3 स्पेशली जो प्रैक्टिकल का पेपर है, वो आपका हैंडलिंग इंफॉर्मेशन का पेपर है कि हाउ वुड यू हैंडल योर एपरेटिस, आप अपने एपरेटिस को किस तरह हैंडल करते हैं, और आपके गिवन प्रॉब्लम्स को जो पेपर के अंदर गिवन है, आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 2 बेसिक पॉइंट्स कि अंडरस्टैंडिंग विद नॉलेज और हैंडलिंग इंफॉर्मेशन, ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आप अपना ग्रेड ओरिएंट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो थ्योरी के पेपर में, प्रैक्टिकल के पेपर में। एमसीक्यूज याद रखना आप कर जाते हैं, लेकिन थ्योरी का पेपर आप नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर डिटेल आपको नहीं समझ आती कि आप कैसे लिखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन। इंशाल्लाह ताला कल या परसों की जो क्लास होगी हमारी, उस क्लास के अंदर मैं सेल का चैप्टर स्टार्ट करूंगी। आज की क्लास की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है? आपसे पूछ रही हूँ गाइस, जल्दी से मुझे बताइएगा। आई हैव टू एंड माय क्लास, जल्दी से। लाइबा, तकदीस, रियाज, कोई सवाल आज की सिलेबस ब्रेकअप से रिलेटेड? So by the next class we will start our chapter, first chapter, that is cell structure and organization. Hope आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।